गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ पिछले शो से अमित सेठ और आशीष बहेती बने हुए हैं। 5पैसा.com के रुचित जैन और निर्मल बांग से विकास सालुंखे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। साथ ही नतीजे और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए होनासा कंज्यूमर के CFO रमनप्रीत सोही जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के CEO आशीष सोमैया से करेंगे एक खास बातचीत। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। और निफ्टी इस समय करीब करीब 32 पॉइंट ऊपर फिर से 19,875 पर जाकर स्लिप करते हुए थोड़े से 19,840 पर इस समय। बैंक निफ्टी में करीब करीब 135 पॉइंट्स की रैली और मिड कैप इंडेक्स में करीब करीब 50 पॉइंट की रैली इस समय आपको दिखाई देगी। और जहां तक बात है कुछ इंडिविजुअल काउंटर्स की, कुछ फ्रेश मूव्स जो इस समय आ रहे हैं उनमें MCX शामिल है। MCX बैन से बाहर आया था आज और करीब करीब अभी 2.25% की रैली यहाँ पर। सिप्ला और लुपिन आज लोअर साइड पर, इनफैक्ट आज पूरा फार्मा नीचे है। सिप्ला, लुपिन, ग्लेनमार्क, औरोबिंदो फार्मा, ये सब के सब इस समय डे लो पर। अपसाइड में IEX आपका टॉप गेनर है F&O में करीब करीब 0.3% के साथ। हीरो मोटो, TVS मोटर, MCX, मन्नापुरम, GNFC, ये कुछ स्टॉक्स हैं। पूरा का पूरा केमिकल्स बास्केट जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। नवीन फ्लोरिन, उसके अलावा जी एंटरटेनमेंट डे हाई पर इस समय। जुबिलेंट फूडवर्क यहाँ पर थोड़ी सी रैली। आरती इंडस्ट्रीज़, टाटा केमिकल्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको अच्छे मोमेंटम दिखाई देंगे। लेकिन आज का जो स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग है वो ऑब्वियसली होनासा है, अभी भी करीब करीब 20% ऊपर। कुछ देर में इसकी मैनेजमेंट से बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा डिक्लाइन इस समय आपको फार्मा में दिखाई देगा। वीरू जी हाँ अनुज, आपकी स्क्रीन पर होनासा स्टॉक ऑफ द डे। अभी कुछ देर पे CNBC आवाज़ में आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे, बातचीत होगी और इतने बेहतरीन नंबर्स, लेकिन यहाँ से आगे क्या उससे बातचीत करेंगे। और आज निफ्टी फिर एक बार 19,848 पे, थैंक्स टू रिलायंस आज थोड़ा सा मूड में लग रहा है। और बैंकिंग स्पेस के लिए एक अच्छी खबर है कि बैंक निफ्टी और SBI दोनों डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आकर खड़े हो गए। अनुज ओके वीरू, होनासा की मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। अब नतीजे अच्छे रहे हैं और हमारे साथ कंपनी के CFO रमनप्रीत सोही जुड़ गए हैं। रमनप्रीत जी, गुड मॉर्निंग। पहले नंबर्स आए आपके और पहले नंबर्स में ही आपने एक चौका मार दिया। शानदार नंबर्स। क्या रीज़न रहा इन नंबर्स का और क्या ग्रोथ रेट रही? पहले मामा अर्थ की बात करते हैं। Q2 में क्या ग्रोथ रही और H1 में क्या ग्रोथ रही? जी स्पेसिफिक ग्रोथ करने की बात करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट आई थिंक जैसे आपने बोला हमारा फर्स्ट हाफ इज मोर रिप्रेजेंटेटिव हमारे फाइनेंशियल्स के लिए इस बार। सो हमने 33% की ग्रोथ फर्स्ट हाफ में डिलीवर की है और लाइक फॉर लाइक अगर हम देखें तो 36% की ग्रोथ हमने डिलीवर की H1 में। एंड वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव इसलिए है क्योंकि हमने पिछले साल Q1 में कुछ बेस इम्पैक्ट आया था हमारा ERP इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, जो जिसकी वजह से कुछ हमारी सेल्स Q2 में हो गई थी, इसलिए बेस का इम्पैक्ट है। उसको अगर हटा देंगे तो हमारा लाइक फॉर लाइक 36% है। ऑफ कोर्स हमारा फोकस इस दौरान ये भी रहा है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसीज को कैसे इंप्रूव करें। और वेरी क्लियरली जैसे हमने देखा, जैसे बिजनेस स्केल किया है लेवरेज के साथ, हमें 2-3 की लीवर्स में, स्पेशली ANP कॉस्ट में हमें 250 बेसिस पॉइंट्स प्लस का लेवरेज मिला है और पेरोल कॉस्ट में भी हमें अच्छा लेवरेज मिला है। सो जिस तरीके से हमारा फोकस था उस तरीके से हमने बिजनेस को आगे फोकस बढ़ाया है। और क्लियरली हम इसके साथ साथ ये भी फोकस रहा है हमारा कि हम ब्रांड्स पे अपना फोकस ना छोड़ें। तो मामाअर्थ और हमारे जो नए यंगर ब्रांड्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, सब पे हम क्लियरली फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं। और बट क्लियरली एज ब्रांड स्केल तो उनको लिवरेज हमें नजर आ जाता है। सो आई थिंक दैट हैज लेड टू डिलीवरी ऑफ दिस नंबर्स। एंड क्लियरली हमारी स्ट्रेंथ्स है इनोवेशन, जिसकी वजह से हम मार्केट से आगे रहते हैं। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट इनोवेटर्स इन द मार्केट। वी आर ऑल्सो वेरी क्लियरली स्ट्रेंथनिंग आवर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑफलाइन में हमने डिस्ट्रीब्यूशन फोकस बढ़ाया है। ऑलमोस्ट 47% से हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन की है पहले हाफ में। ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑलमोस्ट 1.65 लाख रिटेल आउटलेट्स में हम पहुंच गए हैं। और क्लियरली जो हमारे यंगर ब्रांड्स हैं वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्रोपोजिशंस कंज्यूमर को बहुत पसंद आ रही हैं। अब एक 2 पार्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। एक तो आपके जो मार्जिन्स बढ़े हैं, एडजस्टेड फॉर ESOP रिवर्सल, EBITDA मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं आपके, 7.1% पर आए हैं। ये इसकी ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? और दूसरा, इस क्वार्टर का आपका एड स्पेंड क्या रहा परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से? आई थिंक
पिछले साल ये 35.5% आया था, जो ऑलरेडी 41 से नीचे आ चुका था, और पिछले क्वार्टर में 35% था Q1 में। Q2 में ये कितना रहा, इस पर एक डिटेल दे दीजिए मुझे, और ये मार्जिन की जो ट्रेजेक्ट्री है ये कैसी रहने वाली है यहाँ से? हाँ जी, तो अगर स्पेसिफिक नंबर्स की बात करूं तो जैसे आपने सही बोला, तो अगर हम वन टाइम ईसॉप रिवर्सल को हटा देते हैं तो Q2 में हमारा 7.2% मार्जिन रहेगा, और सिमिलर H1 में मार्जिन हमारा 7% है। सो आई थिंक जो ये मार्जिन है ये स्ट्रक्चरल है, और क्लियरली स्केल का लिवरेज और स्केल एफिशिएंसीज जो हमें नजर आई है स्केल की वजह से वो है। सो होपफुली इस पे हम फोकस करते रहेंगे, और स्ट्रक्चरली जो हमें इम्प्रूवमेंट मिली है इस पे हम और कंसोलिडेट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन था एएनपी पे। एएनपी पे जो स्पेंड्स हैं हमारे, हमने 250 बेसिस पॉइंट 265 टू बी स्पेसिफिक बेसिस पॉइंट्स का एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन देखा है ईयर ऑन ईयर H1 में, और H1 है बेटर बेंचमार्क रहेगा हमारा अगर हम एएनपी को देखें, बिकॉज हमारा कुछ जैसे मैंने समझाया बेस में ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से कुछ शिफ्ट हुआ था Q2 में, तो लाइक फॉर लाइक नहीं रहेगा, बट 35% Q2 का स्पेंड है, और 35% के आसपास ही हमारा H1 का स्पेंड है, जो लास्ट ईयर H1 से ऑलमोस्ट 265 बेसिस पॉइंट्स गिरा है। तो वो रहेगा, और आगे जाके फोकस हमारा यही है कि जैसे जैसे हम अपने ब्रांड्स पे इन्वेस्ट करते रहेंगे, स्केल करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे ब्रांड स्केल होंगे, कि जैसे जैसे हमारे यंगर ब्रांड्स मैच्योर होंगे, तो हम क्लियरली उनमें एफिशिएंसी देख रहे हैं, और एफिशिएंसी हमें और नजर आती रहेगी, और उसके बेसिस पे हमें लिवरेज मिलेगा एएनपी में, अदर ओवरहेड्स में, और हमारे मार्जिन अनलॉक होते रहेंगे और इम्प्रूव होते रहेंगे फ्रॉम एन ईयर ऑन ईयर बेसिस। अच्छा, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेंस के लिए भी आपने मतलब प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं, जैसे वो काफ़ी और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ओवरऑल जो ग्रोथ हो रही है वो किन प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा हो रही है, और ऑफलाइन चैनल्स में, क्योंकि आप अब काफ़ी फोकस कर रहे हैं ऑफलाइन चैनल्स में, वहाँ पर अब आपका क्या एक रुख रहने वाला है? हाँ जी, तो आपने कैटेगरी और प्रोडक्ट के बारे में पूछा। जैसे हमने पहले बात की, ऑफलाइन में हमारा फोकस बना हुआ है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन वहां पे हुई है। मामाअर्थ के द्वारा सबसे ज्यादा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन हुई है, बिकॉज अभी हमारा फोकस ऑफलाइन है, मामाअर्थ के साथ है। तो जैसे हमने बोला 1.65 लाख रिटेल आउटलेट्स में हम पहुंच गए हैं, और उसमें भी अगर हम एसी नीलसन के नंबर्स के हिसाब से देखें, शैम्पू और फेस वॉश, स्पेशली फेस वॉश जो हमारा लीड कैटेगरी है, एक्विजिशन कैटेगरी है, कस्टमर एक्विजिशन कैटेगरी है, उसमें हमने ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर इंक्रीज देखा है सेकंड क्वार्टर में। शैम्पू में हमने ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर इंक्रीज देखा है। सो क्लियरली जैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, अपनी कंज्यूमर का प्यार हमारे साथ बना रहा है, हमारा ऑब्वियसली हम सही इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कंज्यूमर फोकस करके, और हमारी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रांड इज आल्सो इंक्रीजिंग इन द मार्केट। ओके रमनप्रीत जी, जैसा कि अभी तक हमने H1 के नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया, फॉर सेकेंड हाफ आपका आउटलुक क्या है, क्या वॉल्यूम ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हैं? प्लस सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो आपने एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे बात कही, जो न्यू प्रोडक्ट्स की ग्रोथ कैसी रही, और आगे जाके मैं मान के चलूँ कि सेकेंड हाफ में और कितने प्रोडक्ट लॉन्चेस की आपकी योजना है, कितने नए प्रोडक्ट्स आपकी बास्केट में ऐड होंगे? जी, एक तो हमारा फोकस यही है कि हम मार्केट से तेज ग्रो करते रहें। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट हाफ में हम मार्केट से ऑलमोस्ट 3 गुना तेज ग्रो किए हैं, तो हमारा फोकस उसी डायरेक्शन में बना रहेगा। और जैसे हमने पहले बोला कि हमारी ग्रोथ का की लीवर हमारा इनोवेशन है, तो इनोवेशन हम हर ब्रांड में बहुत ही फोकस तरीके से करते रहते हैं और करते रहेंगे। और अगर हम पहले आपकी बात करें तो ऑलमोस्ट 13% ऑफ आर टॉप लाइन हमारी इनोवेशन और नए प्रोडक्ट से आई थी। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हमारा इनोवेशन इसी लेवल पे कंटिन्यू करता रहे। हमारे लिए हमारा जिस तरीके का हमारा बिजनेस है, हमारा फोकस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे है, और उसमें इनोवेशन बहुत ही जरूरी है। और इनोवेशन जो हमारा है वो थोड़ा डिफरेंशिएटेड है, हमारा डेटा साइंस बैक इनोवेशन है, हमारे पास साइंस बैक टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम कंज्यूमर ट्रेंड्स मार्केट से पिक करते रहते हैं, ताकि हम मार्केट से आगे सोचें, और उस बेसिस पे हम अपने बिजनेस को आगे बिल्ड करते रहेंगे, और इंश्योर करेंगे कि इनोवेशन हमारा की लीवर आगे हमें हेल्प करता रहे, और बिजनेस को स्केल करने के लिए फोकस में रहे। ये सर
अप्रॉक्सीमेटली जो आपका एड स्पेंस है वो सेल्स का एग्जैक्टली यही रहेगा, या फिर आप मानते हैं कि जिस प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, जिस प्रकार से अपना रिटेल प्रेजेंस आप बढ़ा रहे हैं, इसकी ट्रेजेक्टरी मोर और लेस क्या रहेगी आगे जाकर अगले 2-3 क्वार्टर्स में? देखिए, जिस तरीके से हमने फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस दी है ऑन ईयर जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन हुई है, उसी तरीके से हम एटलीस्ट हमारा एंडेवर यही है कि वही तरीके से हम ये एनपी स्पेंड सेकंड हाफ में देख पाएंगे। राइट, रमनप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर से कहूँगा कि एक आईपीओ को लेकर आपके काफ़ी लोगों ने काफ़ी मतलब एक थोड़ा सा नेगेटिव व्यू लिया था। मैं भी काफ़ी ज़्यादा एकदम वो उस समय पॉजिटिव नहीं था क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि काफ़ी महंगा आ रहा है, लेकिन आपने एटलीस्ट नंबर्स पर डिलीवर किया और आईपीओ इन्वेस्टर्स अब अच्छे खासे ग्रीन में हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक और विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू चलिए, सो मच। थैंक्स। चलिए बात हो गई अब होनासा की, और अच्छे नंबर्स कंपनी ने पेश किए और स्टॉक 20% ऊपर। फटाफट से सबकी टॉप कॉल्स लेते हैं इस समय और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चारों के चारों गेस्ट हमारे साथ आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई देंगे। पहले फ्रेश पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग, क्या रहेंगे आपकी टॉप ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे हमने देखा है कि 19,840 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। मेरा पहला रहेगा आरटी इंडस्ट्री। आरटी इंडस्ट्री यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा मूव कंसीडर कर सकता है। 526 के ऊपर भी फिलहाल तो ट्रेड करते नहीं भी हैं। 526 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव कंसीडर होगा, जो ऊपर में 552 554 के आसपास के टारगेट आरटी इंडस्ट्री में देखने मिल सकते हैं। 515 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा रहेगा मेरा एनएमडीसी। एनएमडीसी मुझे लगता है वापस यहाँ से एक अच्छा मूव कंसीडर करते हुए देखने मिलेगा, जहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर वापस इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक नई आप मूव यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो 172 के ऊपर एनएमडीसी बाय करना है। 167 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 182 के आसपास के टारगेट यहाँ पे एनएमडीसी में आते हुए दिखने मिल सकते हैं। ओके, एनएमडीसी आपकी कॉल है। अब चलते हैं अगली 2 कॉल्स के लिए रुचित जी के पास। रुचित, आपकी 2 कॉल्स। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, मेरी पहली पिक रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह। सो आइडियली हमें लग रहा है कि अगर यहाँ से 19,870 का लेवल निफ्टी पार करता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, और वो हैवीवेट क्योंकि अब तक इतना ज्यादा मूव नहीं आया है, यहाँ पे अब एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है। स्पेशली अगर आप ऑप्शंस के सेगमेंट में देखें तो आज 2360, 2380, 2400 सभी के कॉल ऑप्शंस की पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। तो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं, और इनफैक्ट 2400 के कॉल में तो आज लगभग 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट अब तक कम हुआ है, बट अभी भी 38 लाख का ओआई आउटस्टैंडिंग है। तो काफी कॉल राइटिंग ये 2400 पे हुई है जो अनवाइंड हो सकती है। सो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी करे 2360 के स्टॉप लॉस से 2450 के टारगेट्स के लिए। और मेरी दूसरी पिक रहेगी ऑटो स्पेस में से आइशर मोटर्स में। इनफैक्ट ये पूरा ही सेक्टर काफी अच्छा मूव कर रहा है, जहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर्स है, अच्छे वॉल्यूम्स है। सो आइशर मोटर्स यहाँ से भी लग रहा है कि अच्छा मूव कंटिन्यू रखेगा। सो 3830 के स्टॉप लॉस से आइशर मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी 4000 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए अमित जी आपकी फ्रेश पिक इस समय की। जी अनुज जी, इस समय मैं अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहूंगा। अशोक लेलैंड थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे एक काफी वैलिड पैटर्न इन प्लेस है, रिवर्सल पैटर्न। परसों के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी थी और स्टॉक टिपिकली उसके बाद 2 दिन से रेस्ट कर रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपमूव आएगा बेस्ड ऑन द चार्ट्स। 178 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 174 का, और टारगेट्स रहेंगे 185 के। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी की लोअर शैडो काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट है। 5675 इसका प्राइस है, नीचे के लेवल से स्टॉक आज ऊपर आया है। स्टॉप लॉस रहेगा 5620 का, और टारगेट्स रहेंगे 5800 के। ओके, आशीष बहती जी आपके 2 ट्रेड्स। ग्रीन जी, पहला ट्रेड रहेगा इंडसइंड बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल सेकंड हाफ में हमने देखा बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी थी, और आज वापस सुबह से अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी। और जिस हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है इंडसइंड में कंपेयर टू बाकी अदर बैंक्स, ये बैंक में अभी भी स्ट्रेंथ है। स्टॉक ने 20 डेमा पे ही कल स्लिप हुआ था, और आज वहीं से सपोर्ट लेकर वापस एक बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो खरीदारी की सलाह है इंडसइंड बैंक में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उस 1470 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें वापस 1520 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक खरीदारी की सलाह रहेगी वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। क्रूड का फॉल और केमिकल में बाइंग दोनों इसके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का काफी वेल प्लेस्ड है टू मेक फ्रेश ब्रेकआउट। तो 2540 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2480 का कैसे मेंटेन करे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो हमारे साथ वाइको कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया जुड़े। कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया जो देश के सबसे बड़े मनी मैनेजर्स में से गिने जाते हैं, इन्वेस्टिंग में 2 डेकेड से ज़्यादा का अनुभव है आशीष सोमैया को और एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज थोड़ा सा देरी से आपके पास आ रहे हैं, उसके लिए अपॉलॉजीज़। एक मैनेजमेंट से बात हो रही थी। आशीष जी, क्या व्यू बन रहा है अब इस समय मार्केट पर, क्योंकि इस साल का मैं रिटर्न्स देख रहा था, निफ्टी में करीब 9%, बैंक निफ्टी में नेगेटिव रिटर्न्स, मिड कैप इंडेक्स में 33% के रिटर्न और स्मॉल कैप में उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स। तो अब यहाँ से क्या करें इन्वेस्टर्स? सौरभ जी, जैसे हम बात करते हुए आ रहे हैं पूरे करीब करीब पिछले 6 महीनों में, तो मैं हमेशा सोचता था कि यूएस में जब तक इंटरेस्ट रेट्स हाई है और डॉलर जब तक स्ट्रांग है तब तक हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स पे प्रेशर रहेगा और एफआई फ्लोज पे भी प्रेशर रहेगा। सो अब तक तो वो चला, लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखें पिछले हफ्ते यूएस को लेकर के एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला। आई होप कि वो यहाँ से भी आगे जा कर के बरकरार रहे। अगर वो बरकरार रहता है, अगर वहाँ पे समझिए पहले एक पॉज होता है और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब रेट हाइक्स हो रहे होते हैं तब आर्थिक व्यवस्था तेजी में होती है, और जब रेट हाइक्स ये लोग तभी करते हैं जब आर्थिक व्यवस्था में मंदी आती है। तो आगे जाकर के अगर यूएस में सॉफ्टनेस देखने को मिलता है तो शायद डॉलर अपनी स्ट्रेंथ छोड़ेगा, और डॉलर अपनी स्ट्रेंथ छोड़ेगा तो हमारे भी इंटरेस्ट रेट के प्रेशर हटेंगे और एफआई फ्लोज के प्रेशर भी हमारे हटेंगे। ये बाउंड मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपके सवाल से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जब स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन होती है और एफआईएस का अभाव होता है, तब नॉर्मली हम देखते हैं कि सिक्लिकल्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब में ही मूवमेंट देखने को मिलता है। और आपने जो इंडाइसेस के बारे में जिक्र किया, अगर मार्केट का इस तरीके का रुख रहा और यूएस का भी इसी तरीके का सिनेरियो रहा तो आने वाले थोड़े समय में जो इंडाइसेस का आपने विश्लेषण बताया वो शायद चेंज हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाकर के रोटेशन देखने को मिले, सेक्टर्स में भी रोटेशन देखने को मिले और मार्केट कैप्स में भी रोटेशन देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप इस समय कहाँ रोटेशन कर रहे हैं, फिर कौन से सेक्टर्स में इस समय पैसा डाल रहे हैं? अनुज जी, जैसा आपने डिस्क्राइब किया, अगर आप देखें तो आमतौर पे जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसका जब भी विश्लेषण होता है, और जो सबसे बड़े बैंक का आजकल ज्यादा विश्लेषण हो रहा है, तो एक चीज पे लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस और फंडामेंटल्स पे तो जरूर ध्यान देना ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन दूसरा ये भी देखना चाहिए कि भाई मार्केट में फ्लोज किस तरीके के हैं। सो अगर आगे जाकर के जो मैंने बताया यूएस का सिनेरियो चेंज होता है, उससे एफआई फ्लोज का भी सिनेरियो अगर चेंज होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी स्ट्रेंथ है उसमें, काफी इंटरेस्ट है ग्लोबली इंडिया में इन्वेस्ट करने में, वो तो यही होता है कि भाई जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो थोड़े समय के लिए लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडेक्स में अगर 10-12% बनना है, रुपये में 4-5% टूटने का डर है, तो रुक जाएगा वो पैसा। लेकिन आगे जाकर के अगर वो पैसा आता है तो जो भी आपने बैंकिंग सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस जैसे डिस्क्राइब किया है वो शायद चेंज हो सकता है। दैट इज व्हाट आई मेंट कि भाई सेक्टर रोटेशन, तो जो पिछले साल 1.5 साल में अंडर परफॉर्म किया है, अगर आप देखें बिग आईटी है, बैंकिंग है, कंज्यूमर बड़े बारिंग 1-2 कंज्यूमर स्टॉक्स है, फार्मा है, तो काफी सारा रोटेशन देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। आशीष जी, 1-2 स्पेस जो इस वक्त ओवर हीटेड हैं और शायद उनका ये बिहेवियर ग्राउंड रियलिटी भी रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट की। आपने ओवरऑल रियलिटी के नंबर्स देखे, डीएलएफ के नंबर्स देखे, ये जो बहुत मजबूत प्लेयर्स हैं हर मार्केट में, और खोखले नहीं, आप देखिए पिछले 5 वर्षों में इन्होंने अपने डेट बर्डन को कम किया है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट बर्डन्स काफ़ी कम हो गए हैं, प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, स्पेशली 2021 के बाद। जिस क्वांटम में रियल एस्टेट प्राइसेस भागे हैं, क्या अभी भी आपको रियल एस्टेट इन स्टॉक्स में बड़े अपस्विंग की पॉसिबिलिटी लग रही है? रियल एस्टेट प्लस रियल एस्टेट एंसिलरी, आशीष जी। सो वीरेंद्र जी, एक्चुअली अगर आप देखें अंडरलाइन की अगर बात करते हैं, पहले एसेट क्लास की अगर बात करते हैं, या रियल एस्टेट, हाउसिंग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इसकी अगर अंडरलाइन की बात करते हैं तो अंडरलाइन में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि लोग टिप्पणी करते हैं कि भाई मुंबई में, दिल्ली में हमारे यहाँ पे
रेंटल इनकम बहुत पुअर है, 2% यील्ड है, 3% यील्ड है, इस तरीके की बातें लोग करते हैं रियल एस्टेट को लेकर के। लेकिन उसके पीछे का मैसेज ये है कि भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड यूजर मार्केट्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड यूजर मार्केट्स है। इसीलिए लोग हमेशा हाउसेस खरीदते रहते हैं। और अगर हर बार एंड यूजर ही खरीदने वाला है, किसी भी भाव में, ऊपर के भाव में अगर एंड यूजर ही अगर खरीदने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि भाई रेंटल यील्ड उसका कम रहेगा और जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसके लिए वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। और मुंबई, दिल्ली, इस तरीके के जो मार्केट्स है जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑपरेट भी करते हैं, वहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई माइग्रेटरी पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पे लोग आके बस जाते हैं और अल्टीमेटली एंड यूजर के पास पूरा माल चला जाता है, इसीलिए रेंटल यील्ड्स कम होते हैं। और रियल एस्टेट और एक चीज ऐसा है कि भाई एक बार जैसे दाम बढ़ने लगते हैं तो उसमें फोमो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले 10 साल में या एटलीस्ट पिछले 5 साल में, 2021 के पहले, जैसे आपने बताया, इट ऑलमोस्ट बिकेम फैशन टू से कि भाई घर खरीदना नहीं चाहिए, आपको हमेशा रेंट पे रहना चाहिए, न्यू एज थिंकिंग है, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ पे एक सोशल प्रेशर है घर खरीदना चाहिए, और जनरल बिलीफ ये है कि भाई हर एक इंसान का अपना घर होना चाहिए। तो दाम बढ़ने से डिमांड एक्चुअली बढ़ती है। नॉर्मली हमको सिखाया जाता है दाम बढ़ने से डिमांड घटना चाहिए, ऐसा नहीं है एक्चुअली। एक थोड़े समय तक, जब तक इंटरेस्ट रेट्स अनअफोर्डेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक इसमें डिमांड और मोमेंटम बढ़ते रहता है। तो शेयर प्राइसेस डेफिनेटली काफी चल गए हैं, शायद एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, एक्सपेंसिव है। तो शेयर प्राइसेस में लीड एंड लैग बना रहेगा, लेकिन अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले थोड़े समय में ये साइकिल एक्चुअली चलेगा। और जितने लोग आर्थिक व्यवस्था पे बहुत बुलिश है, इक्विटी मार्केट्स को लेकर के बहुत बुलिश है, वो रियल एस्टेट के ऊपर बेरिश नहीं हो सकते हैं। पिछले 10 साल का, 2010 से 2020 का जो दशक है, उसका एग्जाम्पल बार बार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, बैंक लेंडिंग को लेकर के प्रॉब्लम्स थे, काफी सारे इश्यूज थे उसमें। लेकिन वो दौर अब निकल गया, और वहां से अगर हम एक नॉर्मलाइज्ड देखते हैं तो अंडरलाइंग डिमांड काफी स्ट्रांग है। ओके, अच्छा आशीष जी, अब थोड़े से कुछ ऐसे तबके बाजार के जिसको लेकर कंसर्न आरबीआई था और रहा है, और कल भी उस स्टेटमेंट ने आई थिंक बाजार का मूड बिगाड़ा। एनबीएफसीज, या फिर सही मायने में अनसिक्योर्ड लोन्स, और शायद ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप और मैं हर रोज़ दिन में 3 कॉल्स, अगर आप देखें, इन लोन्स के लिए रिसीव करते भी हैं। क्या स्थिति आपको लग रही है एनबीएफसीज की इस वक्त? इस प्राइसेस पे आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि जो 2 बड़े मेजर स्टॉक्स थे एनबीएफसीज में, वो थोड़ा सा कोलैप्स हुए भी हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया भी है। आपका एनबीएफसीज पे आउटलुक, जो पिछले 15-20 दिन में गतिविधियां रही हैं, न्यूज़ फ्लो रहा है, उसके मद्देनजर? सो वीरेंद्र जी, एक्चुअली अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखें तो फाइनेंशियल्स में ओवरवेट जरूर होता है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और जैसा मैंने कई बार आपसे बात की है, या तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बड़े बैंक्स होते हैं, अगर पीएसयू होता है तो जो सबसे बड़ा बैंक है उसी का प्रेफरेंस रहता है। और दूसरा चीज ये है कि कैपिटल मार्केट लिंक्ड एंटिटीज के द्वारा ज्यादा हमारा एक्सपोजर रहता है, तो पूरा का पूरा जो हमारा कैपिटल मार्केट का इकोसिस्टम है। लेकिन अगर आप एनबीएफसीज को देखें तो एक आध जो बड़े एनबीएफसीज, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, अब तो एचडीएफसी नहीं है, खैर मर्ज हो गया, लेकिन बजाज फाइनेंस है, या समझो चोलामंडलम है। तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखते हैं तो जो मैं पोर्टफोलियोज है उसी में से बोल रहा हूँ कि 1-2 बड़े एनबीएफसीज के अलावा ज्यादातर हमारे यहाँ पे एटलीस्ट स्पेशली अनसिक्योर्ड ज्यादा काम होता है, या जैसे जैसे बहुत एक वो हो गया कि भाई ऐप के ऊपर ही लेंडिंग कर देंगे, एनालिटिक्स देख के, सोशल मीडिया बिहेवियर देख के, सबको देख के, तो उस पर कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है फ्रैंकली। फाइनेंशियल्स को लेकर के जनरली हम लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहते हैं, क्योंकि ऑल सेड एंड डन लीवरेज बिजनेस है, 10x लीवरेज बिजनेस है। तो एक आधा बड़ा एनबीएफसी को छोड़ करके हमारा एनबीएफसी में नेग्लिजिबल एक्सपोजर है, और वैसा ही रहा है एक्चुअली। ओके, अच्छा आशीष जी, अब एक रिस्क जो इस समय मार्केट के लिए निकल कर आ रहा है वो है इलेक्शंस। क्या मार्केट में ये अभी प्राइस्ड इन है, या अभी इसके बारे में बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगी? मार्केट के बारे में कुछ भी, किसी भी चीज को लेकर के मार्केट में आश्वस्त रहना तो जल्दबाजी ही बोलेंगे एक्चुअली स्पीकिंग। बट जनरली जो मैं लोगों से बात करता हूँ या जो भी समझ में आता है, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि भाई कंटिन्यूटी प्राइस इन हो रही है जनरल इलेक्शन को लेकर के। और फिर ये भी है कि भाई स्टेट इलेक्शंस की वजह से हेडलाइंस तो बनते ही है, किस स्टेट में अलग परफॉर्मेंस, किस स्टेट में अलग परफॉर्मेंस, कहीं पॉजिटिव सरप्राइज, कहीं नेगेटिव सरप्राइज। तो स्टेट इलेक्शंस को लेकर के वॉलेटिलिटी हो सकती है,
तरह तरह के हेडलाइंस और फ्यूचर प्रोजेक्शंस और फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज के बारे में डिस्कशंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो उससे मेरा मानना ऐसा है कि वॉलेटिलिटी और टर्बुलेंस हो सकती है, तरह तरह के पहलू सामने रखे जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो एक तरीके से आश्वस्त है कि कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी अगले साल जनरल इलेक्शन में। दैट इज व्हाट द प्राइस सीम्स टू। आशीष जी, एक और चंक बाजार का जिसने पिछले 6 महीने में बहुत तीव्र गति से पैसा बना के दिया है, उस पर आपकी राय चाहूँगा। ये ऑटो में स्पेशली टू व्हीलर स्पेस में जो बजाज ऑटो ने किया एट ऑल टाइम हाई, एक वर्टिकल राइज, हीरो मोटोकॉर्प स्टिल कंटिन्यूइंग, टीवीएस मोटर्स पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप अब एज ए फंड मैनेजर मतलब क्या व्यू रखते हैं यहाँ पर? इतना जल्दी इतना तीव्र स्विंग, क्या प्रॉफिट्स को कुछ यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? और आप लोगों ने क्या कुछ थोड़ा सा एग्जिट किया है यहाँ पर? और थे स्टॉक्स कौन कौन से आप लोगों के पास? वीरेंद्र जी, ऑनेस्टली हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा टू व्हीलर्स नहीं थे एक्चुअली पोर्टफोलियो में। तो इसके ऊपर एक तरीके से राय लेना हमारे लिए कह सकते हैं कि प्रीमेच्योर होगा। लेकिन जनरली मैं जनरल पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि जो कोई इन्वेस्टर्स हैं, इनका हमेशा मल्टीबैगर्स ढूंढने का या अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो का स्टॉक्स देखने का पर्सपेक्टिव रहता है। एज अ फंड मैनेजर हम लोगों का हमेशा BSE 500 को कंसिस्टेंटली बीट कैसे किया जाए उसका पर्सपेक्टिव रहता है। तो अगर आप एक फंड मैनेजर और इंडेक्स को बीट करने के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे, तो जहां पे भी मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब समझिए 6 महीने के अंदर अंदर, थोड़े समय पहले हम लोग बात कर रहे थे स्मॉल कैप मिड कैप है, जैसा भी आपने बताया ऑटो सेक्टर, तो जहां पे भी 3-6 महीने में एक्सपेक्टेड से ज्यादा मूवमेंट मिल जाए और वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाए, आमतौर पे या तो हम उसमें एक्सपोजर कम करते हैं या तो निकल के कहीं और रिडिप्लॉय करते हैं जहाँ पे रिलेटिव वैल्यूएशन बेटर रहेगा। और अभी अगर आप, जैसे हमने पहले बताया, मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप स्पेस, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे और सेक्टर से अपना आउटलुक शेयर किया आपने हमसे। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी स्क्रीन पे इंडस्ट्रीज लेके आते हैं। निफ्टी गया ऊपर, घूम के आया, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ, इन द सेंस कि ये हमारे इस दौर का सबसे मुश्किल स्तर 19,845-76 अभी भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ। अब एक काम करते हैं, नीरज जी के पास छोड़े जाते हैं निफ्टी को, निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक थोड़ा सा मूड में नज़र आ रहा है, SBI कुछ रंग दिखा रहा है। नीरज जी कुछ रंग आप भी दिखाइए, 19,845 पार लगवाइए। बिल्कुल लगे।